बाबरी मस्जिद केस का जो आज फैसला आया है सीबीआई की निचली अदालत का, जिसमें जो आरोपी थे 49 टोटल आरोपी थे, जिसमें से 32 आरोपियों को जो अभी जिंदा हैं उनको केस से बरी कर दिया गया है। लेकिन आज 32 में से सिर्फ 26 आरोपी कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट ने सबको सम्मन जारी किया था कि कोर्ट में हाजिर रहें जिस वक्त इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाना है। मैंने जैसा कि सुबह आपसे प्रोग्राम में कहा था कि जब मेरे पास इस पूरे मामले को लेकर तथ्य आ जाएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा, और उसके साथ ही मैं बात करूंगा इस अपने प्रोग्राम में जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, चाहे हम वो जमीयत उलमा हिंद के मौलाना सैयद अरशद मदनी की बात करें, या मौलाना महमूद मदनी की बात करें, या मौलाना वली रहमानी साहब की बात करें, तमाम लोगों के क्या बयानात इस पूरे मामले को लेकर आए हैं और आगे इसकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से इसको आगे कोर्ट में लेकर जाना है। उसके साथ ही हम बात करेंगे जो फैसला आया है उसमें किन किन पॉइंट को उजागर किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि देखने में आ रहा है कि कुछ इस तरह से गवर्नमेंट ने कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और कंट्रोल कर लिया है कि लोगों को अब नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। तो जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं उनसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि आप बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ, आज जिस तरह से ये पूरा फैसला आया है तो उसको लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर सुप्रीम जो ये फैसला आया है उसको लेकर सवालात खड़े होने लगे हैं, और ये बात कही जाने लगी है कि आखिर बाबरी मस्जिद 1992 6 दिसंबर को जब तोड़ी गई थी तो उस वक्त ये तमाम आरोपी वहाँ पर मौजूद थे। इनके फोटोग्राफ्स हैं, इनके वीडियो हैं, और कई बार इन्होंने सभाओं के दौरान ये कहा है कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। लेकिन उसके बावजूद जब ये कोर्ट में पहुंचे तो बयान से पलट गए और कहा कि हम उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे और हमने कोई साजिश नहीं की है। सबसे पहले इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिब्राहन कमीशन बनाया गया था उस वक्त की गवर्नमेंट जब नरसिम्हा राव थे, उनके ज़रिए लिब्राहन कमीशन बनाया था जिसमें आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस MS लिब्राहन को उसका सरबराह बनाया था। 5 जजों की ये कमेटी थी और लगातार इन्होंने इस पर काम किया। कई बार इस कमीशन की मुद्दत बढ़ी और उसके बाद 2009 में जून 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसकी बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक में आई तो उसमें ये बात भी सामने आई थी कि उन्होंने पूरी तरह से जिक्र किया था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, गिराने में RSS, BJP, बजरंग दल, शिवसेना, इन तमाम पार्टियों का, इन तमाम मजहबी जमातों का इसमें पूरी तरह से हाथ है और इसके नेताओं के ज़रिए ही ये साजिश रची गई और उसके बाद बाबरी मस्जिद को उस वक्त कार सेवकों ने गिरा दिया, शहीद कर दिया। और उसके साथ ही जिस तरह की चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स में उस वक्त आई थी, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं उस वक्त जो लोग कवर करने गए थे, उनके बयानात बहुत सारे हैं, उस पर भी हम कल पूरी तरह से डिटेल से बात करेंगे। लेकिन संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने बाकायदा ये बताया कि किस तरह से पहले वहाँ पर एक ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से चढ़ना है गुंबद के ऊपर और कैसे उसको गिराना है। हथियार जो औजार हैं गिराने के वो सब वहाँ पर पहुँचाए गए, कुदाल, और उसके ज़रिए ये जो तोड़ी गई है, क्योंकि कुछ घंटों के अंदर ही पूरे मस्जिद के गुंबद गिरा दिए गए थे। और उसके बाद ही अब मैं जिक्र करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस पूरे मामले को लेकर, जो अभी दिसंबर में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने फैसले में ये कहा है कि बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर थी, वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी और बाबरी मस्जिद को गिराया गया है, जो एक आपराधिक मामला है और अपराधियों को सज़ा होनी चाहिए। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि ये एक आपराधिक कृत्य था और जिन लोगों ने गिराया है वो उन्होंने अपराध किया। अब सवाल ये खड़ा होता है जब लोअर कोर्ट के जरिए फैसला दिया जाता है कि तमाम 32 के 32 आरोपी बेगुनाह हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं, तो अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर किसने बाबरी मस्जिद को गिराया, किसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, और जिन्होंने शहीद किया है उनको सज़ा कब मिलेगी। इसके साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से अभी तक सरकार वर्सेस आरोपी चल रहा था पूरा केस, अब आगे जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है तो कौन कौन लोग इसमें पार्टी बनेंगे। अभी जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद का बयान आया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर लड़ रहे थे, उनका ये कहना है कि हम इसमें अथॉरिटी में अपील करेंगे और इस केस को आगे हम खुद लेकर के जाएंगे। क्योंकि पहले भी ये अपील की गई थी, इन लोगों ने ये कोशिश की थी कि वो इस पूरे केस में पार्टी बन जाएं, लेकिन कोर्ट ने उसकी परमिशन नहीं दी थी। अब ये देखने वाला होगा कि अपीलेंट कोर्ट में इस पूरे मामले को कौन कौन लोग हैं जो लेकर जाते हैं, अगर सरकार नहीं लेकर जाती है। पहले जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर जाए, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के सबूतों को लेकर लोअर कोर्ट में सवाल उठाया गया और उन सबूतों की बुनियाद पर ही इस केस में तमाम लोगों को बेइज्जत बरी किया गया, तो सीबीआई के ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकारी एजेंसी है और जिसकी सरकार है वो सब आप जानते हैं। जिस तरह के कृत्य सरकार के जरिए किए जा रहे हैं, जैसा कि बाबरी मस्जिद केस का जो फैसला आया उसको लेकर जिस तरह के सवालात खड़े किए गए, रंजन गोगोई जिनको राज्यसभा का पद बीजेपी के जरिए दिया गया, आज जिस इस फैसले का जो डिसीजन आया है उसमें भी जो जज हैं वो आज रिटायर्ड हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवाल खड़े ज़रूर हो रहे हैं और मुस्लिम तंजीमें भी इस चीज़ को लेकर सवालात खड़े कर रही हैं। पीएफआई की अगर हम बात करते हैं, वो भी इस पूरे मामले को ये कह रहा है कि फैसले की कॉपी आने के बाद हम इस पर समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। मौलाना वली रहमानी ने भी बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर हमें बहुत बड़ा ताज्जुब है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई वो किसने शहीद की। मौलाना सैयद अरशद मदनी का भी स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूसरी बात ये कही है कि मस्जिद को तोड़ा गया, मस्जिद को शहीद किया गया। अब जिन लोगों ने शहीद किया है वो कौन लोग हैं, ये भी कोर्ट का ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो ये तय करे, उनकी जिम्मेदारी तय करे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और दूसरी बात, मूर्ति रखने का जो मामला था उसको भी कोर्ट ने माना कि वहाँ पर कोई मूर्ति मौजूद नहीं थी तीसरे गुंबद के नीचे जिस तरह से दावा किया जाता था, और जब तोड़ने को मुजरिमाना अमल करार दिया और ये भी कहा था कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो मुजरिम हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो मुजरिम हैं उनको सज़ा किस तरह से दिलाई जाएगी। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर हैरत जताई है और ये कहा है कि हमें ताज्जुब है कि इस तरह का फैसला कोर्ट के ज़रिए कैसे आया। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले दिनों में जब इस पूरे कोर्ट ने जो एक टाइम फ्रेम इसमें दिया होगा कि दिनों के अंदर जो है इस पूरे मामले में आगे अपील की जा सकती है अपीलेंट कोर्ट में, तो उसके बाद कौन कौन सी जमातें, कौन कौन सी इदारे इस पूरे मामले में सामने आते हैं और आगे की कार्रवाई इदारों के ज़रिए किस तरह से की जाती है। लेकिन इसके साथ ही बाबरी मस्जिद मामले को लेकर कई लोगों के तरह तरह के एतराज़ात थे और आखिर में जाते जाते जिस तरह से हमने रोज़ाना आपको बाबरी मस्जिद हियरिंग के बारे में आपको बताया और लाखों की तादाद में आप लोग उसको देखते थे, पसंद भी करते थे और रोज़ाना आप लोग इंतज़ार करते थे अगर लेट हो जाता था, तो उस पूरे मामले में जिस तरह से हमने लगातार आपको बताया और जो आखिर में जाकर के जो बहसें कंप्लीट हो रही थी, हमने उस वक्त भी आपको ये बताया था कि किस तरह का फैसला आ सकता है और तकरीबन उसी तरह का फैसला जो है वो देखने को मिला। तो अब इस पूरे मामले में ये देखने वाली बात होगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे मामले को किस तरह से आगे लेकर जाएगी, या जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी जिस तरह से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अपीलेंट थे। और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की जो एडवोकेट्स हैं वो किए जाते हैं और आगे की कार्रवाई इस पर किस तरह चलेगी। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।